रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। यत्र नारस्त्य पूजन्ते रमंत्र तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। चाहे घर हो, दफ्तर हो, या देश हो, या राज्य हो, या शहर हो, नारियों का सम्मान देश का सम्मान माना जाता है और मोदी योगी के शासन में नारियों का सम्मान बढ़ा है। आज हम ऐसी महिला शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो क्रांति भूमि मेरठ में एक अमिट छाप छोड़ चुकी हैं, जो मेरठ नगर निगम के इतिहास में पहली बार डिप्टी मेयर बनी। उससे पहले और उसके बाद कोई डिप्टी मेयर नहीं बन पाया। कर्तव्य, जीवटता, सम्यक व्यक्तित्व की धनी रेणु गुप्ता, जी हां, डिप्टी मेयर रही है मेरठ नगर निगम की। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की बिसात पे अपने कदम ताल करते हुए इस क्रांति भूमि मेरठ में एक अमिट हस्ताक्षर बन चुकी हैं, उन्हीं से आज हम सीधे रूबरू करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक महिला नॉन पॉलिटिकल परिवार से किसी पॉलिटिकल परिवार में आती हैं तो उनकी मनोदशा क्या होती है। न चाहते हुए भी पति राजनीतिज्ञ मिल जाता है, फिर महिला के पंख लगते हैं या महिला अपने पति पे गुस्सा दिखाती है। तमाम छुए और अनछुए पहलू से हम आपको पर्दा उठाएंगे और एक ऐसी महिला शख्सियत जो मेरठ की आन बान शान की प्रतीक है, जो संघ बैकग्राउंड से लेकर भाजपा और तमाम चीजों को लेकर नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी उद्घोषक है, और डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर मेरठ की रेणु गुप्ता। हम तमाम सवाल करेंगे, कहां जन्म हुआ, पिताजी क्या करते थे, मैरिज कब हुआ और पति क्या करते हैं, पति की राजनीतिक बिसात पर उन्होंने कैसे कदमताल किया और वार्ड 41 और अब 52 से पार्षद बनी, फिर डिप्टी मेयर पद को सुशोभित किया। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हम सीधे एक महिला शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं क्रांति भूमि मेरठ में, जो मेरठ नगर निगम को सुशोभित कर चुकी हैं और क्रांति धारा मेरठ को एक नारी शक्ति के रूप में बड़ी पहचान दे चुकी हैं। आज मिलिए रेणु गुप्ता से। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार जी, ठीक ठाक हैं आप? बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत बहुत बधाई, आपने हमें समय दिया और इसके लिए धन्यवाद कि आज हम आपका इंटरव्यू ले सकें। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप कहाँ की हैं, मायका पक्ष, और पिताजी क्या करते थे, और आपकी मैरिज किनसे कब हुई? मैं तो गांव से बिलोंग करती हूँ, रजापुर से, और मेरी 12th तक की पढ़ाई वहीं पे हुई है। मेरे पापा की एक छोटी सी शॉप थी और खेती भी थी थोड़ी, और फिर मेरी 1996 में शादी हो गई और 12th के बाद हम मेरठ शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, कहाँ पे, मेरठ में कहाँ पे रहती हैं? हम पहले जेल चुंगी रहते थे, उसके बाद अब दिल्ली रोड पे सर्वोदय कॉलोनी मेरी मायका है। तो पापा कितने बहन भाई हैं आप? 2 भाई हैं, एक मैं हूँ, 3 हैं हम। अच्छा, 2 भाई 1 बहन। हाँ, तो एक भाई सब क्या करते हैं? एक भाई बड़ा है, वो एयरफोर्स से रिटायर है इस टाइम जी, और छोटा भाई एक शॉप चलाता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। जब आपकी 96 में मैरिज हुई, किन के साथ हुई और आपको क्या पता था कि पति राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं? क्या नाम है पति का? तो मेरे पति का नाम बलराज गुप्ता है। 1996 में शादी हुई, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि वो राजनीति में है। अच्छा, पिताजी ने नहीं बताया कि राजनीति में है? अच्छा, हाँ, बिजनेसमैन थे, बस मेरे को इतना पता था। अच्छा। लेकिन जब भी कभी चुनाव वगैरह आते थे तो ये 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए गायब हो जाते थे, तो मेरे को भी ऐसा लगता था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। सही बात है, चुनाव तो हमारे पति अगर हफ्ते भर के लिए गायब हो जाए नई शादी में, तो लगता है कि ये कोई दूसरा बिजनेस तो नहीं चल रहा है। तो ये था कि मेरे घर पे तो कोई भी राजनीति में नहीं था। मेरे बाबा थे तो वो गांव में 10-12 गांव के वो प्रधान जरूर थे, मतलब एक वो बनाते थे पंचायत के, वो जाते थे वहाँ जाते थे, लेकिन उनमें भी मैं बहुत छोटी थी, मेरे को इतना नहीं पता था। लेकिन जब यहाँ आई तो मेरे को, मैं क्या पता नहीं, हम राजनीति, वोट तो हम भी डालने जाते हैं, ये इतने दिन के लिए क्यों गायब हो जाते हैं? मतलब वोट रात में आ रहे हैं, सुबह चले जाते हैं। तो फिर जब आपकी मैरिज हुई तो आपकी एज क्या रही होगी? 23 साल। 23 साल में आप मैरिज हुई, तो जब आप आए तो कितने दिनों बाद आपको समझने में लगा, या पति से आपने क्या पूछा कि आपको लगा कि हाँ ये राजनीतिक व्यक्ति हैं? मैंने मम्मी से पूछा, मैं कि कहाँ पे जाते हैं ये, इतने दिन पता ही नहीं रहता उनके। जब चुनाव होते हैं तो काम होता है। हाँ, आरएसएस में भी शाखा में जाते थे सुबह सुबह। बचपन से ही इनका परिवार बचपन से ही, हाँ, बचपन से ही पिताजी और ये छोटा भाई सब आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो क्या लगता है आपको कि जब आपको बातें पता चल गई, फिर आपके अंदर वो क्या त्वरित रिएक्शन क्या रहा कि चलो अच्छा है, राजनीतिक के पति है, या
क्रियाकलाप कैसी रहती थी? आपको टाइम देते थे या सिर्फ मतलब आप खिंचती तो नहीं थी? जब चुनाव आता था तब तो कोई मतलब नहीं टाइम का। अच्छा। वैसे तो टाइम ही था इतना। अब जैसे जितना काम अब भाजपा में इतना पहले नहीं था, लेकिन चुनाव के समय में 1-2 महीने के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा काम होता था। अच्छा। लेकिन 8-10 दिन के लिए तो बिल्कुल ही गायब से रहते थे। पहले डिजिटल का जमाना नहीं था, लेकिन अब डिजिटल का जमाना होने के बाद भी डिजिटल पे काम ज्यादा बढ़ गया है। पहले डोर टू डोर जाना होता था, लोगों से मिलना होता था, तमाम चीजों को लेकर। चूंकि इनके जो पति हैं बलराज गुप्ता पटेल नगर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं और लगातार 2 टर्म यानी कि 6-7 सालों से वो पटेल नगर भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं। कर्तव्य है, जीवटता के धनी है, हर वक्त पार्टी के लिए, संघ के लिए, समाज के कार्यों के लिए लगे रहते हैं। अब आते हैं मैं मुद्दे की बात, नारी शक्ति को लेकर। जिस प्रकार से भाजपा में बहुत सक्रियता है, योगी और मोदी तमाम लोग नारी शक्ति को दे रहे हैं। 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन भी किया है उन्होंने पार्लियामेंट और तमाम चीज़ों पे। सबसे पहले बताइए कि आपको कैसा क्षण रहा जब आप जहां बैठी हैं, यह वार्ड पहले 41 नंबर में जाना जाता था, अब यह वार्ड 52 के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा वो क्षण, क्या था जब आपको कहा गया कि आप चुनाव लड़ेंगी पार्षद की, और आप लड़ी भी, जीती भी? पहले ये बताइए कि जब आपको जानकारी मिली तो क्या रिएक्शन था, किसने दी जानकारी सबसे पहले, और कैसे आपके मनोस्थिति क्या थे? जब पार्षद का चुनाव लड़ी तो मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि चुनाव लड़ना है, यहाँ से महिला कोटा है। मैंने कहा अच्छा, पर मेरे को इतना नहीं पता, मतलब थोड़ा बहुत तो अब मैं जानती हूँ, इतने सालों से आपके साथ रहने लगी, लेकिन इतना नहीं आता मेरे को। कह रहे कोई नहीं, सेवा ही करनी है तो तू सेवा तब भी कर रही है, इसमें भी सेवा ही है। एक तरह की। तो बस मेरे को, तो आप चुनाव लड़ी, फिर जीती आप? हाँ, मैं चुनाव लड़ी 400 के आसपास वोट जीती। मतलब ये देखिए कि जिस तरीके से चुनाव लड़ी फिर जीती, तो कन्विंसिंग के लिए जाती थी, कैसा लगता था वो क्षण बताइए? मतलब इंटरेस्टिंग है, लोगों से मिलना, दरवाजे डोर टू डोर जाके। मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन हाँ ये तो है कि सुबह भी जा रहे, शाम को भी जा रहे, ना खाने का पता कब खाना खाया जा रहा है। 10-15 दिन तो ये तो रहता है। बिल्कुल माहौल ऐसा जैसे कोई शादी हो रही हो या कोई फंक्शन हो घर में, जैसा माहौल रहता है। हाँ, घर में। और ये भी क्षण बता दूं, ये भी क्षण चुनाव लड़ने बहुत लोग भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा में आते हैं, जीवन निकल जाता है, लेकिन निगम पार्षद तक या विधायक तक का भी चुनाव नहीं लड़ पाते। आप बहुत लकी हैं कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया और आप चुनाव लड़ी, और इस उत्सव को देखने और समझने का और खुद महसूस करने का मौका मिला। हाँ, ये तो है। तो क्या महिलाएं क्या कहती थी आपसे, क्या क्या समस्याएं बताती थी? महिलाओं की ज्यादा समस्या नहीं होती थी। एक तो कि हमारी विधवा पेंशन जरूर बने जी, और जो बुजुर्ग हो गई हैं उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो सरकार से भी, और नगर निगम में तो यही है कि हमारी सफाई अच्छे से हो जाए। निगम पार्षद का तो मेन काम है सफाई का ही काम है कि हमारी बिजली, रोडें, जो लाइटें लगी हैं, इन लाइटों का ठीक से देखभाल हो कि लाइटें जली, जो बुझी गई हैं उसी को जली, मतलब ये जो सफाई और रूट लेवल पे जो कम्युनिटी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। तो इस सबसे बताइए कि लगातार आप से कुछ जो आपके काम थे वो तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन इससे बताइए कि जब आपको फिर पार्षद बनी, सबसे पहले तो नॉन पॉलिटिकल परिवार में आपकी शादी हो गई, नॉन पॉलिटिकल हो गए, उसके बाद आपके राजनीति में पति के आप कदम ताल करने लगी, क्योंकि पति राजनीति में तभी सफल होते हैं जब पत्नी साथ देती है, और इनके चेहरे के मुस्कान से लग रहा है कि बलराज गुप्ता को बलराज गुप्ता बनाने वाली भी रेणु गुप्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पत्नी की, क्योंकि जब पति नेता में राजनीति में होते हैं तो 10, 15, 20 लोग आते रहते हैं, चाय नाश्ता, बहुत बिरले ऐसी महिलाएं होती हैं जो एक्सेप्ट कर पाती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। सबसे बड़ी बताइए कि आप डिप्टी मेयर बनने का वो कौन सा क्षण आया कि आप मेरठ की पहली महिला डिप्टी मेयर बनी? मैं पहले तो कार्यकारिणी में गई उसकी, ये जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी सदस्य बनी नगर निगम में। उसके बाद चुनाव आया कि डिप्टी मेयर का कि चुनाव लड़ा जाए, तो फिर मैंने उसमें, पार्टी ने ही मेरे को करा कि इसको, महिला पहली बार बन रही है, इनको चुनाव लड़ाया जाए, तो मेरे को बनने का बहुत अच्छा मौका मिला, पार्टी ने दिया। चलिए, पहली बार चुनाव लड़ी, पहली बार ही आप पार्षद बन गई, और पहली बार ही डिप्टी मेयर, मतलब मेरठ के सेकंड नागरिक, पहले नागरिक तो मेयर कहलाते हैं और दूसरे नागरिक डिप्टी मेयर होते हैं। तो डिप्टी मेयर बनने के बाद और पार्षद बनने के बाद आपके कौन कौन से वो ऐसे काम रहे हैं, या कौन से काम ऐसे रहे हैं जो आप नहीं करवा पाई हैं, फिर लगता है अगर पार्टी फिर से मौका दे तो काम हो, क्या क्या कुछ है, क्या क्या समस्याएं इस वार्ड में, और क्या आपको याद है कि आप कुछ काम करवा पाई और कौन सा काम अधूरे रह गए जिसमें आपको करने की और इच्छा है? जो जैसे कि सफाई व्यवस्था तो अच्छी हो रही थी, लेकिन जो हमारे यहाँ के नाले हैं
वो बहुत पुराने। आपके वार्ड में नाले भी बहुत हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे नाले भी बहुत हैं। वो बहुत 10-20 साल से मतलब ऐसे ही बंद पड़े थे, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा थी कि रोडों पे पानी आ जाता था। वो सब सफाई मेरे टाइम में हुई है। मैंने लगाए हैं लेटर वगैरह, तो तब हुई है। और जो यहाँ की जाम की व्यवस्था है, कचहरी ये जरूर होनी चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए कि हमारे यहाँ कॉलेज भी हैं 2-3, इन पे भी जाम की उस टाइम कॉलेज बंद होता है या वो होता है, आरजी तो कॉलेज भी है। हाँ, और इंटर और डिग्री भी है, साथ में मेरठ कचहरी कोर्ट है। हाँ। और वेस्टर्न कचहरी रोड का इलाका भी इनके वार्ड में आता है। और वहाँ जाम 2-3 घंटे स्कूल की छुट्टियां होती हैं तब भी, और चाहे शाम के वक्त भी, शाम के वक्त भी, दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों चौराहे पे जाम लगता है। दोनों चौराहे पे जाम होता है। तो इसको लेकर आपके अंदर है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसको लेके आप तो ऐसे भी है कि नागरिक के तौर पे पूर्व डिप्टी मेयर होकर आप मेरठ के एसपी ट्रैफिक से मिल सकती हैं और तमाम समस्याओं से आप रूबरू करवा सकती हैं। ये तो है कि हाँ, मैं मिल सकती हूँ, लेकिन हमारे विधायक जी वगैरह, सांसद वगैरह ये काम कर रहे हैं इस वाले पे। हाँ, चलिए, अच्छा एक चीज बताइए कि जिस तरीके से आप डिप्टी मेयर बनी और डिप्टी मेयर बनने के बाद आप लगातार मेरठ की क्रांति भूमि एक महिला शख्सियत के रूप में उभरी, तो भाजपा ने आपको उसके बाद और उससे पहले किन किन पदों पे आप रही हैं भारतीय जनता पार्टी में? मैं पार्षद बनने से पहले तो कोई पद पे नहीं थी, लेकिन बस ऐसी सेवा करती थी लोगों की। लेकिन पार्षद बनने के बाद भी डिप्टी मेयर, उसके बाद मैं महिला मोर्चे में महिलाओं में उपाध्यक्ष रही महानगर में। अरे कौन अध्यक्ष कौन थी उस समय? उसमें वर्षा कौशिक जी बिल्कुल अध्यक्ष थी। और उसके बाद में इससे पहली वाली टीम में, हाँ, इससे पहले वाली टीम में। इसके बाद भी अभी मेरी भाजपा में सेवा चलती रहती है। मुझे सेक्टर प्रभारी बना रखा, एक सेक्टर का पूरा प्रभार दे रखा। और जब मेरे हस्बैंड ने मंडल अध्यक्ष बन गए तो फिर मैंने कोई ऐसे पार्टी का पद नहीं लेना चाहा। हाँ, क्योंकि घर में फिर आरोप लगने लगते हैं कि एक ही घर में कई पद, तो पति और पत्नी है, दोनों में से एक आगे बढ़े या पार्टी की सेवा दोनों कर ही रहे हैं। देखिए, एक बात सुनिए, जब कोई नेतागिरी करता है या जो राजनीतिक व्यक्ति है, उसकी पत्नी न चाहते हुए भी उसी अभियान का अंश बन जाती है, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूशन उस जेंट्स का महिला होती है। क्योंकि अगर वो घर में 50 लोग आ जाएं या फिर वो कहीं जाते हैं, चाहे चुनाव के वक्त होता है, तो ऐसे में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। अगर महिला पति को सपोर्ट ना करे तो कोई पति राजनीति नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। तो कैसा महसूस करती हैं आप कि अब इच्छाएं कुछ हैं कि अब बीजेपी में और किसी पद पे आके मैं सेवा करूं, या लगातार मैं सेवा के, अब कैसा लग रहा है कि मोदी योगी के राज्य में एक महिलाओं को बड़ा सम्मान मिल रहा है? महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग चाहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में महिलाओं को नहीं आना चाहिए, राजनीति गंदी है और तमाम चीज़ें हैं। इस बात से आपका क्या इत्तेफाक रखती हैं? राजनीति कोई गंदी नहीं है, वो तो अपने ऊपर बात है कि आप अच्छे हो तो राजनीति अच्छी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सब बात है। अपने ऊपर डिपेंड होता है, और जो पार्टी मुझे सेवा करने का मौका देगी वो मैं करूंगी। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से रेणु गुप्ता जो मेरठ की पहली डिप्टी मेयर, और अभी भी कोई महिला डिप्टी मेयर मेरठ के नगर निगम के इतिहास में नहीं बन पाया है, तो ऐसे में रेणु गुप्ता से लगातार बातचीत हमने करके दिखाने का पर्पस है। ये तमाम महिलाएं हमारे चैनल पे बहुत एक्टिव रहती हैं, उन तमाम लोग इनकी शख्सियत से रूबरू हो, क्योंकि कोई व्यक्ति मौका मिलता है और मौके को साबित कर दे अच्छी तरीके से, तो इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती है। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, क्या आप मेरठ की नारी शक्ति को एज ए डिप्टी मेयर, एज ए निगम पार्षद, एज ए नारी शख्सियत क्या संदेश देना चाहती हैं कि अपने ज़िंदगी को, अपने घर को, अपने परिवार को या खुद को किस तरीके से बोल्ड रखें और किस तरीके से जागरूकता के साथ आगे बढ़ें? सबसे पहले तो अपना परिवार ही है। जो हमारा परिवार खुश रहेगा तो हम बाहर कुछ भी कर सकते हैं, अपना लाइफ बना सकते हैं अपनी। तो परिवार को फोकस करने के साथ साथ, क्योंकि परिवार एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिस पे आप राजनीति, कैरियर और प्रोफेशन के सभी ट्रेन को दौड़ा सकते हैं। अगर परिवार कमजोर होता है तो अतुल सुभाष और बक्सर के डीएम जैसे लोगों को भी सुसाइड करना पड़ता है। आप बहुत जोर दे के बोल रहा हूं कि महिला घर को बनाती भी है तो कहीं कहीं बिगाड़ती भी है। अतुल सुभाष अभी करंट मामले हैं जो दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, और बक्सर के डीएम आईएएस बनने में बिरले ऐसे लोग होते हैं जो आईएएस बनते हैं, और बक्सर का डीएम अपनी पत्नी और सास, अपनी मां की लड़ाई के बीच खुद को इतना असहाय पाया कि गाजियाबाद, बिहार से आकर गाजियाबाद के रेलवे ट्रैक पर कट के मर गए। सवाल बहुत ही सही कहा कि पहले परिवार को मजबूत करने वाली महिलाएं ही देश दुनिया में वो झंडा बुलंद करती है, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। और तभी तो कहते हैं जान है तो जहान है, तो परिवार ही है जो आपको बुलंदियों पहुंचाने का मादा रखता है।
लिहाजा नारी शक्ति के साथ ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, क्योंकि हर नारी शक्ति के साथ इंटरव्यू करने के पीछे मेरा यही पर्पस होता है कि आपको कुछ ना कुछ संदेश दिया जाए। क्योंकि घर के ताने बाने में जिस कोने में अगर आपने अपनी जिंदगी को मायूस पाया हो, रेणु गुप्ता जैसे महिलाओं से उदाहरण लीजिए कि किस तरीके से घर परिवार की बुलंदियों को जीवंतता प्रदान करने के साथ अपने पति को भी राजनीति के करियर में सर्वोच्च पहुंचाने का मादा रखती हैं। ऐसी नारी शख्सियत को रोजाना खबर भी सैल्यूट करता है। और चलते चलते फिर कहूंगा, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमंत्र तत्र देवता। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।